पाकिस्तान ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गई है। कुदरत का निजाम, जिन्होंने 2022 में पाकिस्तान का साथ दिया था, 2024 में पाकिस्तान के अगेंस्ट काम किया। हालांकि स्टार्टिंग में बारिश नहीं हुई, थोड़ी धूप भी निकली थी और चांसेस थे कि शायद मैच हो जाएगा। पाकिस्तान फैंस बहुत होपफुल थे कि 5-6 ओवर का भी मैच हो जाए तो एक चांस है। लेकिन पिछली रात जो बारिश हुई थी और सुबह जो बारिश हुई थी, उसकी वजह से पिच के आसपास कुछ डैम्प स्पॉट्स थे, जिसको देखते हुए मैच रेफरी ने मैच स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि दोनों टीम के प्लेयर्स भी रेडी नहीं थे अपनी लाइफ रिस्क में डालने के लिए। क्योंकि इस तरीके के डैम्प स्पॉट्स में अगर पैर फंस जाए तो किसी भी तरीके की लाइफ लॉन्ग इंजरीज भी हो सकती है, एंड इट्स फेयर इनफ। ग्राउंड स्टाफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन आपको भी पता है कि यूएस एक प्रॉपर क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, तो उनके पास जो भी लिमिटेड फैसिलिटीज थी उससे उन्होंने पूरी कोशिश की, मगर इवेंचुअली मैच नहीं हो पाया। बाद में बारिश हो गई तो कंफर्म हो गया कि मैच नहीं हो सकता, और इसके साथ ही पाकिस्तान एलिमिनेट हो गई। इस एलिमिनेशन के साथ पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन उठ गए हैं। पाकिस्तान कैप्टन तो बहुत अंडर द रडार है ही है, क्योंकि जब उन्होंने कैप्टनसी वापस ली थी उसी वक्त इसे बहुत ही सेल्फिश और बेकार डिसीजन कहा जा रहा था, और अब ये डिसीजन बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है। अब बाबर आजम की जो भी बहुत रेपुटेशन बची थी, वो इस 4-5 सीरीज में पिछले 1-1.5 महीने में जो पाकिस्तान ने खेली है उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से हैम्पर हो गई है। पहले भी वो माना जा रहा था कि उनकी कैप्टनसी में कुछ इश्यूज हैं, मगर पिछले 4 सीरीज में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है उससे ये कंफर्म हो गया है कि ना ही सिर्फ ये एक पुअर कैप्टन है, बल्कि ये ओवरऑल भी काफी सेल्फिश डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से मतलब उनकी इंटेंशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे कैप्टन नहीं होते लेकिन आप कोशिश पूरी करते हो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे कैप्टन साहब हैं पाकिस्तान के, बाबर आजम साहब, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हैं और उनके सारे डिसीजन सिर्फ उनके अपने हिसाब से होते हैं। अब आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। अबरार अहमद को एक मिस्ट्री स्पिनर के नाम पर टीम में लाया गया था, लेकिन अबरार अहमद को कितने मैचेस खिलाए गए? बिल्कुल भी मैचेस नहीं खिलाए गए। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 1 या 2 मैचेस दिए गए होम में, उसके अलावा आयरलैंड में, इंग्लैंड में, वर्ल्ड कप में उन्हें यूज ही नहीं किया गया। यह तो ऐसी बात हो गई कि 10,000 का गिफ्ट वाउचर मिला और उसे एक्सपायर होने दिया गया। वो मिस्ट्री हम कब देखेंगे? ये राज तो उसके साथ ही चला गया। अब आप बोलेंगे कि भाई आयरलैंड में, इंग्लैंड में या इवन इन कंडीशंस में क्या एक स्पिनर की जरूरत थी? सर आप मेरे को एक बात बताएं, इंडिया पाकिस्तान गेम में क्या अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी? शादाब खान क्या एक लेग स्पिनर है या एक बैट्समैन है? ये तो पहले क्लियर करना होगा बाबर आजम साहब को, क्योंकि शादाब खान पिछले 2-3 मैचेस से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं। शादाब खान के इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी 100 नहीं है, 3 या 4 50 है। क्या इतनी क्वालिफिकेशन इनफ है कि एज ए बैट्समैन उन्हें नंबर 5 पे प्योरली एज ए बैट्समैन खिलाया जाए? क्या पाकिस्तान में और बैट्समैन नहीं है कि शादाब खान को खिलाया जाए? और अगर शादाब खान परफॉर्मेंस दे रहे हो तो भी मैं समझू, शादाब खान ने कौन सी परफॉर्मेंस दी है? अश्विन भी बैटिंग कर लेता है, लेकिन अगर अश्विन बॉलिंग ना करे तो क्या अश्विन को एज ए प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते हैं? 5 टेस्ट 100 है उनके। सो दीज आर नॉट वैलिड रीजंस टू प्ले अ प्लेयर। अगर उनकी बैटिंग तब यूजफुल है अगर वो अपनी बॉलिंग प्रॉपरली कर रहे हैं। चले अगर बहुत अच्छी नहीं भी कर रहे हैं, एवरेज बॉलिंग कर रहे हैं, तो भी ठीक है कि इज अ बैट्समैन हु कैन कंट्रीब्यूट। लेकिन आप शादाब खान को प्योरली एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं। डज दिस मेक सेंस? अबरार अहमद को न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 या 2 मैचेस दिए गए। अबरार अहमद को बहुत कम इंटरनेशनल टीम्स ने फेस किया है क्योंकि उन्होंने कम क्रिकेट खेली है, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट मैचेस में परेशान किया था। तो क्या इंग्लैंड में उनको एक मैच नहीं दिया जा सकता था? इंग्लैंड में भी आदिल रशीद और मोइन अली बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान किसी भी नए स्पिनर को चांस नहीं देना चाहता शादाब खान के अलावा। क्यों? क्योंकि वो बॉबजी द किंग के बेस्ट फ्रेंड हैं। शादाब खान बॉबजी द किंग के बेस्ट फ्रेंड हैं, इसी वजह से वो टीम के वाइस कैप्टन थे और इसी वजह से उनकी बॉलिंग खराब होने पर उन्हें एज अ प्योर बैट्समैन खिलाया जा रहा है, लेकिन वो प्लेइंग 11 में रहते ही रहते हैं। मैच इंडिया के साथ जो मैच था, उस मैच में भले ही पाकिस्तान को लगा कि हाँ 4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, एग्री, ठीक है, उस ट्रैक पे शायद पाकिस्तान के डिसीजन को बैक करना कोई गलत नहीं है और बॉलिंग वाइज पाकिस्तान ने परफॉर्म किया भी था। लेकिन क्या यूएस के साथ जो मैच था वहां अबरार अहमद को नहीं खिलाया जा सकता था? क्या यूएस के प्लेयर्स के लिए अबरार अहमद की मिस्ट्री यूजफुल नहीं रहती? आप खुद सोचिए
कि आप अगर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के मैच को डिफेंड करना चाहते हैं जहां वो 119 चेज नहीं कर पाए, फेयर इनफ, इंडिया की बॉलिंग अच्छी है और उस पिच पे शायद 119 एक टफ टारगेट, लेकिन प्रॉब्लम थी 159 बना के आप यूएस से हारे। क्या यूएस के खिलाफ 160 वाली पिच भी वैसी ही पिच थी? बिल्कुल नहीं। 159 बनाए पाकिस्तान ने और यूएस ने उसे बराबर किया। तो वहां पर क्या बॉब्जी द किंग की 43 बॉल 44 की इनिंग्स जस्टिफाइड है? पहले 20 बॉलों पे बॉब्जी द किंग 6 रन पे थे। तो क्या ये किसी तरीके से जस्टिफाइड है ये टी20 इनिंग्स? 43 बॉल 44 शायद आजकल की ओडीआई क्रिकेट में भी कुछ जगह एक्सेप्टेबल ना हो, और आप टी20 में 43 बॉल 44 की इनिंग्स खेल रहे हैं यूएस के खिलाफ। ये इनिंग्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कॉस्ट कर गई। और उसके अलावा आमिर का सुपर ओवर जिसमें उन्होंने वाइड किए, लेकिन जो 18 रन आमिर ने दिए, वहां आप सिर्फ आमिर को ब्लेम नहीं कर सकते। वहां पे फील्डिंग बहुत ही रबिश थी। 2-3 बॉल आउटफील्ड में गए जहां मिस फील्डिंग हुई। हर वाइड पे बाई दिया गया। तो वहां पर विकेट कीपिंग कैसी हो रही थी रिजवान से? एक वाइड पे तो 2 बाई गए जो कि रिजवान ने ओवरथ्रो कर दिया। तो इस ओवर में आमिर ने 18 रन दिए, लेकिन कम से कम उसमें से 5 रन ऐसे थे जो फील्डिंग से बचाए जा सकते थे, और शायद 13 या 14 रन अचीवेबल थे। पाकिस्तान ने उतने ऑलमोस्ट कर भी लिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक या दो प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके ब्लेम करना गलत होगा। दूसरी बात, अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या पाकिस्तान में फकर जमान सबसे डेंजरस बैट्समैन है? वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने उनकी बैटिंग देखी थी, क्या खुद फायर 100 बनाया था? तो क्या बाबर और रिजवान फकर जमान से भी ज्यादा डेंजरस टी20 बैट्समैन है? आपको याद होगा कि इंडिया के अगेंस्ट मैच में भी फकर जमान ने सिर्फ 13 रन बनाए थे, लेकिन उस 13 रन में उनका जो इंटेंट था वो सबसे डेंजरस था। जैसे ही फकर जमान ने अपनी दूसरी बॉल पे ही 6 मारा था अक्षर पटेल को, हम सब टेंशन में आ गए थे और ऐसा लगने लगा था कि यार फकर जमान इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन। रिजवान वही थे, लेकिन उनसे डर नहीं लग रहा था। फकर जमान ने उसके बाद एक बाउंड्री भी मारी और वो आउट भी हुए इसी इंटेंट के चक्कर में जब उन्होंने चार्ज किया। उन्होंने सिर्फ 8 बॉलों पे 13 रन बनाए और ये शो कर दिया कि अगर वो 30 या 40 बॉल खेलते जैसे रिजवान खेले हैं तो ये मैच नहीं जीत पाती इंडिया। तो अगर बाबर 43 बॉल्स 44 बनाते हैं, रिजवान 44 बॉल्स 31 बनाते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर फकर जमान 44 बॉल्स खेलते तो ये दोनों मैच नहीं हारती पाकिस्तान। तो क्या फकर जमान को नंबर 4 पे करके बॉब्जी और रिजवान जो ओपनिंग और टॉप 3 स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? आपको खुद सोचना चाहिए कि ओडीआई सेटअप में बाबर 3 और रिजवान 4 पे आते हैं। फकर जमान इज एन ओपनर, लेकिन इन्होंने फकर जमान को 4 पे किया हुआ है ताकि ये दोनों ओपनिंग कर सकें या टॉप 3 में आ सके। ये जस्टिफाइड है? ये बॉब्जी द किंग को इतनी अकल नहीं है कि शायद फकर जमान को हमें ओपनिंग करानी चाहिए? सईम अयूब को आप ठीक है फ्लोट करना चाहते हैं, लेकिन क्या फकर और सईम अयूब को ओपनिंग नहीं करना चाहिए कि पावर प्ले की मैक्सिमम यूसेज कर सकें? जो गेम बाबर और रिजवान का है वो शायद वो 5-6 ओवर के बाद भी खेल सकते हैं। बॉब्जी को 3 पे और रिजवान को 4 पे नहीं कर सकते, क्योंकि ओडीआई हो या टेस्ट क्रिकेट हो, रिजवान नंबर 4 पे ही खेलते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है। तो ये सब बेसिक ब्लंडर्स हैं जो बाबर आजम आज से नहीं सालों से किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार कुदरत का निजाम उनको बचा लेता था। तो लोग कहते थे कि नहीं, फाइनल तक तो चले गए, सेमीफाइनल तक तो चले गए, एक कैच छूट गई इसलिए हम बाहर हो गए, वरना हम वर्ल्ड चैंपियन है। मगर इस बार पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। और ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप में वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और एक्सपोज हो गए, वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। न्यूजीलैंड की होम सीरीज में ही जब 2-2 हुआ तब से ही इंडिकेशन क्लियर थे कि पाकिस्तान की टीम सही नहीं जा रही। आयरलैंड में वो मैच हारे, इंग्लैंड में वो दोनों मैच हारे, 2 मैचेस में बारिश हुई। तो तैयारी क्या थी? आने से पहले आप हार रहे थे, आप रेगुलरली हार रहे थे, लेकिन आपने उस इश्यू को एड्रेस नहीं किया। आपने बोला नहीं हम हारेंगे, लेकिन शादाब खान फिर भी खेलेगा। ये किस तरीके की कैप्टेंसी है? ये किस तरीके की मैनेजमेंट है? शादाब खान को खिलाना क्यों मैंडेटरी है? क्यों अबरार अहमद नहीं खेल सकता? हारिस रऊफ आज से नहीं कितने दिनों से रन लीक किए जा रहे हैं। आपको आमिर का सुपर ओवर याद होगा, लेकिन उसके पहले आखिरी ओवर में 15 रन, इनफैक्ट 3 बॉलों पे 12 रन डिफेंड करने थे पाकिस्तान को वर्सेस यूएसए, और हारिस रऊफ ने उन 3 बॉलों में एक 6 और एक 4 खाया और मैच को सुपर ओवर तक ले गए।
तो क्या हारिस राउफ इतने एक्सपीरियंस के बाद इतने यूजफुल हैं कि पाकिस्तान उन पर भरोसा कर सके कि आखिरी ओवर में 10-12 रन भी बचा सके? नहीं। हारिस राउफ को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की जरूरत है। हारिस राउफ की लाइन लेंथ आज तक बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और वो पाकिस्तान को कितने मैचेस कॉस्ट कर चुके हैं। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि एड्रेस करने जरूरी है। पाकिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर ही नहीं है और बाबर आजम इस इश्यू को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनको लगता है कोई मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करेगा तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वी आर 10 रन शॉर्ट्स, मिडिल ऑर्डर डिडंट परफॉर्म, स्पिन बॉलर्स डिडंट टेक विकेट। ये तो हम सबको पता है, ये तो 2023 वर्ल्ड कप से चला आ रहा है। तो मिडिल ऑर्डर को शॉर्ट करने के लिए बाबर आजम ने क्या किया है? पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर है क्या? आपको बताता हूँ। बाबर रिजवान टॉप 3 में बैटिंग करते हैं, कभी साइम अयूब खेलता है कभी नहीं खेलता। उस्मान खान जिनको टीम में लाया गया है, वो अभी न्यूजीलैंड टूर में पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में खेल रहे थे। उसके पहले वो सिर्फ एक पीएसएल में परफॉर्म करके टीम में आए थे। उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो पीएसएल में नंबर 3 पे परफॉर्म करते हैं। फकर जमान एक ओपनर है जिनको नंबर 4 पे खिलाया जा रहा है। तो इसमें मिडिल ऑर्डर कौन है? कोई नहीं है। इफ्तिकार अहमद एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर प्लेयर है जो वो लेके चल रहे हैं, जो कितने दिनों से आउट ऑफ फॉर्म है मुझे नहीं पता। वो सिर्फ 5 या 6 इनिंग्स में एक बार कोई एक इनिंग्स होती है जिसमें कैमियो खेल देते हैं, वो भी मैच विनिंग कैमियो नहीं, कुछ 20 बॉलों पे 30-35 इन ए लूजिंग कॉज। कभी भी इफ्तिकार अहमद ने मैच जितवाया नहीं। इफ्तिकार अहमद क्यों इतने सालों से खेलते आ रहे हैं? 2022 वर्ल्ड कप के मेलबोर्न में इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 50 बनाया था नंबर 4 पे आके। दैट्स इट। सिर्फ उसी क्रेडेंशियल्स की वजह से वो 2 साल से टीम में है विदाउट एनी प्रॉपर परफॉर्मेंस। इनफैक्ट उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग से काफी बेटर रही है, लेकिन बॉब्जी द किंग उनकी बॉलिंग को यूज ज्यादा करते नहीं। इसी टीम के साथ, इसी सेटअप के साथ वो उतर गए। अभी एक न्यूज आई है कि इमाद वसीम ने क्लियरली कहा था कि वो बैटिंग कंडीशन में नहीं है वर्सेस इंडिया, लेकिन बॉब्जी द किंग ने फोर्स किया इमाद वसीम को कि प्लीज आपको खेलना ही पड़ेगा इंडिया के अगेंस्ट वरना हम हार सकते हैं। तो ये इतना डर क्यों है? आप इतने डरपोक कैप्टन क्यों हैं कि नहीं नहीं आपको खेलना ही पड़ेगा, नहीं हम हार जाएंगे? तो आप क्यों नहीं लेके गए टीम? हर टीम में बैकअप होते हैं, रिजर्व्स होते हैं। पाकिस्तान के पास कोई रिजर्व नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे लेट टीम अनाउंस की थी पाकिस्तान ने। वो प्रिपरेशन कर रहे थे कि नहीं हम बेस्ट टीम सेलेक्ट करेंगे, ये थी आपकी बेस्ट टीम। इसमें सारे इश्यूज वही के वही हैं। उसामा मीर को आपने ड्रॉप किया। अगर आप अबरार को नहीं ले जाना चाहते थे, नहीं खिलाना चाहते तो उसामा मीर तो परफॉर्मेंस दे रहा था, उसामा मीर को ले जाते। मैं नहीं कह रहा कि उसामा मीर कोई वर्ल्ड क्लास एकदम सारी टीम को तोड़ देते, लेकिन एटलीस्ट वो इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनर है। वो क्यों नहीं है टीम में? उनको टीम में होना चाहिए था और होना चाहिए था शादाब खान की जगह। बैट्समैन, एक आध मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आपको 2023 वर्ल्ड कप में भी दिख गया था कि एक इशू है और आपने उसको एड्रेस ही नहीं किया। कैप्टेंसी वापस लेना भी बाबर आजम की एक ब्लंडर मिस्टेक। इट वॉज अ ह्यूज ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ बाबर आजम की शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज मिली थी और बाबर आजम सीधा पीसीबी चेयरमैन के पास लेकर पहुंच गए ये शिकायत कि उनको कैप्टेंसी वापस चाहिए, और शाहीन अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज और एक पीएसएल के बेसिस पर बाहर कर दिया गया कैप्टेंसी से। आपको याद हो कि पिछले 2 पीएसएल शाहीन शाह अफरीदी अपनी कैप्टेंसी में जीत चुके हैं, सो ही नोज हाउ टू विन ट्रॉफीज। लेकिन बॉब्जी द किंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैप्टेंसी से उनसे ले ली गई है और यहाँ पर उनकी इतनी बेइज्जती हुई है कि अभी फिलहाल पाकिस्तान फैंस भी उन्हें गालियां दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी गालियां दे रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके कुछ पीआर सपोर्टेड ब्लाइंड फैंस हैं जो पीआर के बेसिस पे अभी भी पुश कर रहे हैं कि बॉब्जी द किंग की कोई गलती नहीं है, वो T20 इंटरनेशनल के हाईएस्ट रन गेटर हैं एंड व्हाटएवर। लेकिन अब बहुत हद तक पोल खुल चुकी है। ये इश्यूज काफी दिनों से मैं भी अपने वीडियोस में आपको बता रहा हूँ और पाकिस्तान में भी काफी हद तक ये बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी हैं शोएब जट जो इस इश्यू को बार बार रेज कर रहे हैं कि बॉब्जी द किंग अपनी सेल्फिशनेस से इस टीम को किल कर रहा है। और बॉब्जी द किंग को एक सपोर्टर मिले हैं वहाब रियाज, जो खुद एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर थे। उनकी भी क्रेडेंशियल्स 2 या 3 इनिंग्स ही रही हैं। एक इंडिया के खिलाफ 2011 वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिए थे और 2015 क्वार्टर फाइनल में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉटसन को अटैक किया था और एक आउटस्टैंडिंग स्पेल फेंका था। ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड वहाब रियाज ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है कि आप उनको ऐसा मान लो कि वहाब रियाज हैज टू मेक एवरी डिसीजन इन पीसीबी।
2020 तक तो वो पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेल रहे थे। वो इन सारे प्लेयर्स के साथ खेले हैं। वो बाबर आजम के साथ खेले, वो रिजवान के साथ खेले, वो इन सब प्लेयर्स के फ्रेंड हैं और उनको वहां अपने चीफ सेलेक्टर, चीफ मैनेजर बनाया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये जो सीनियर मैनेजर, रादर ये सीनियर मैनेजर का पोस्ट होता क्या है। उन वो सीनियर मैनेजर बन गए हैं और पूरी पाकिस्तान टीम के साथ आयरलैंड, इंग्लैंड, यूएस हर जगह घूम रहे हैं। इनफैक्ट वो टीम हडल में कैप लगा के टीम के साथ बात करते नजर आते हैं। ये कैसा सेलेक्टर है भाई? आपने देखा है अजीत अगरकर को कि वो कैप लगा के इंडियन टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा हो, टीम प्लेयर से बात कर रहा हो? नहीं, उनका रोल है टीम सेलेक्ट करना। वो आते भी हैं तो वो स्टैंड्स में बैठ के मैच देख रहे होते। वो काम कोच का है। पाकिस्तान के कोच हैं गैरी कर्स्टन। तो वहाब रियाज वो टीम हडल में क्या कर रहे होते हैं? पाकिस्तान की जर्सी पहन के। वो सेलेक्टर हैं, राइट? उनका रोल क्या है? वो सीनियर मैनेजर हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, कोच हैं, वो हैं क्या? और सेलेक्टर हैं तो वो हर टूर में पाकिस्तान के साथ विद फैमिली क्या कर रहे हैं? तो ये मोहसिन नकवी साहब के करीबी हैं, उनके फ्रेंड हैं। उनकी मोहसिन नकवी साहब के आते ही वहाब रियाज आ गए एज चीफ सेलेक्टर। बॉब्जी द किंग ने वहाब रियाज से बात की। वहाब रियाज ने मोहसिन नकवी को बोला कि बाबर को वापस कैप्टन बना देते हैं, लेकिन शोर शराबा ना हो तो आमिर और इमाद को भी ले लेते हैं टीम में। पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वर्ल्ड कप तक इनको लेके चलते हैं, वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, सारी बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ बैकफायर कर गया। मोहम्मद आमिर कहीं ना कहीं पहले मैच में सुपर ओवर करके पाकिस्तान की लॉस के कारण बने। दूसरे मैच में इमाद वसीम, हावेवर बैक स्टोरी में आपको बता चुका हूं कि इमाद वसीम इंजर्ड थे और वो नहीं खेलना चाहते थे। साइड स्ट्रेन में बैटिंग करना मुश्किल होता है, लेकिन उनको भेजा और 23 बॉलों पे 15 नॉट आउट बना के आ गए इमाद वसीम और पाकिस्तान वो मैच हार गई। तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों मेन हार के आर्किटेक्ट रहे कहीं ना कहीं। तो ये डिसीजन बैकफायर कर गया। बॉब्जी द किंग अपनी उसी स्ट्राइक रेट से खेले जिसकी क्रिटिसिज्म होती आ रही है। और प्लीज, न्यूयॉर्क के बाहर जो यूएस गेम था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 43 बॉल्स 44 ऑन दैट ट्रैक, जहां पे यूएस के ओपनर ने 36 बॉल्स पे 50 बनाया। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। दैट वाज ए हॉरिबल इनिंग। तो ये सारे इश्यूज वही रहे। मिडिल ऑर्डर का ना होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा। स्पिन बॉलर का ना होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा। तो वहाब रियाज भी कहीं ना कहीं इस लॉस में इक्वली इन्वॉल्व हैं, इक्वल पार्टनर हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अब जो मेजर ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाला है, जिसपे मैं आपको अपडेटेड रखूंगा, उसमें ये सब बाहर होंगे। इनफैक्ट अब बात ये भी हो रही है कि शायद बाबर और रिजवान को भी टी20 क्रिकेट से रेस्ट कराया जाएगा। लेकिन ये कितना सच है ये पता नहीं। लेकिन इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, इन चारों का जाना पक्का है। इनके अलावा किस किस के ऊपर निशाना लगता है ये तो आगे वाले वीडियोस में पता चलेगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे आजम खान साहब जो भी न्यूयॉर्क में बर्गर खाते पकड़े गए हैं, वो भी बाहर होंगे। अब क्या चेंजेस होते हैं, कौन से यंगस्टर्स आते हैं? एक साहिबजादा फरहान है जिनका आना ऑलमोस्ट फिक्स है। मेहरान मुमताज खान ऑलमोस्ट फिक्स है। उसके अलावा क्या हारिस राउफ को भी बाहर किया जाएगा? और क्या चेंजेस होंगी? नया कैप्टन किसे बनाया जाएगा? काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स ऐड है पाकिस्तान क्रिकेट में और हो सकता है कि बहुत जल्द हमें इसके बारे में सुनने को मिले। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच कल खेलेगी आयरलैंड के साथ। वो भी हो सकता है बारिश के कारण ना हो, लेकिन उस मैच के बाद जब बाबर आजम अपनी टीम को लेकर वापस पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद ये डिस्कशन होंगे। क्योंकि फिलहाल मोहसिन नकवी साहब इतने भड़के पड़े हैं कि वो किसी से बात नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि वो अंदर अपने डिस्कशंस कर रहे हैं कि आने के बाद उन्हें क्या मेजर डिसीजंस लेने हैं। और ये मेजर डिसीजंस बहुत ज्यादा मेजर भी हो सकते हैं। हो सकता है पाकिस्तान के 7-8 सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया जाए। अब क्या होता है इस पे बात करेंगे। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।